नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करने वाले हैं आज अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में। पढ़ने वाले हैं आज अपन नर्सरी के बारे में। नर्सरी क्या होती है, नर्सरी कैसे लगाते हैं, लगाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन आपके मोटिवेशन के लिए कि मेहनत अगर आपकी आदत बन जाती है, कि मेहनत अगर आपकी आदत बन जाती है तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। मतलब अगर आप मेहनत करना सीख गए और लगातार आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चलेगी, मतलब आपको कामयाबी निश्चित। तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें और अच्छी से अच्छी मेहनत करें जिससे आपको सफलता मिल सकती है और सही डायरेक्शन में अच्छी आपको मेहनत करनी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन अपनी क्लास की। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए फटाफट से। बात करने वाले हैं नर्सरी के बारे में कि नर्सरी क्या होती है। जैसा कि आपने नाम तो सबने लगभग सुना ही होगा। नर्सरी का मतलब ऐसे छोटे छोटे पौधे अपन ने देखी भी होगी कई बार। तो ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल वाले ऐसे पौधे अपन को देखने को मिले हैं कई बार, है ना। तो जय श्री राम जगदीश सोडा जी, हाँ, तो जो है अपने पौधे जो होते हैं उसके अंदर, नर्सरी के अंदर छोटे छोटे पौधे अपन ने देखे हैं कई बार। तो ये नर्सरी होती क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें अपन तो नर्सरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में पौधों की अत्यधिक देखभाल के लिए उनको रखा जाता है। उस स्थान को क्या बोलते हैं अपन, नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, अब नर्सरी जो है अपन अपने नॉर्मल जैसे अपने मानव के हिसाब से, इंसानों के हिसाब से समझें तो अपन को किसको कह सकते हैं। मतलब जैसे अपन हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में आपने नाम सुना होगा आईसीयू। आईसीयू क्या होता है भाई, आईसीयू का पूरा नाम किसी को पता है? आज दिन तक केवल आईसीयू ही सुना है। जैसे एफआईआर का नाम सुनते हैं अपन, एफआईआर 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 होती क्या है ये तो नहीं पता। हाँ, राधे राधे लाखन जी भंडारी साहब। हाँ, तो अपन जो बात कर रहे थे कि जैसे आईसीयू होता है, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होती है उसकी फुल फॉर्म, इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब अत्यधिक देखभाल करने वाली इकाई। जो कोई सीरियस पेशेंट होता है उसको ले जाके अपन उसमें भर्ती करते हैं, उसमें एडमिट करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, अधिक देखभाल की जाती है उस पेशेंट की, मतलब हर एक मिनट हर एक सेकंड उसकी देखभाल वहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आईसीयू। तो अपन पौधों के लिए इसको आईसीयू भी बोल सकते हैं कि पौधों के लिए जो अत्यधिक देखभाल करने के लिए जगह निर्धारित की गई है उसको अपन बोलेंगे नर्सरी। क्या बोलेंगे, नर्सरी। ठीक है, और नर्सरी को एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं अपन कि जब अपने छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अपने को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है ना। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमेशा अपने को नज़र रखनी होती है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा तो बिल्ली उठा के ले जाती है। जन्मते ही छोटे बच्चे होते हैं उनको उठा के ले जाती है, कभी कुत्ता उठा के ले जाता है, कभी आजकल कुछ वैसे गाँव के अंदर चीते भी आ गए हैं, चीता उठा के ले जाता है ना। तो इसलिए उनकी देखभाल, अधिक देखभाल की आवश्यकता अपने को पड़ती है। तो वही चीज़ पौधों के साथ है क्योंकि देखो अधिक देखभाल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब छोटे होते हैं पौधे या फिर अपने बच्चे छोटे होते हैं उनको अधिक देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि बचपन में जब वो छोटे होते हैं तब उनके अंदर रोग बीमारियां बहुत अधिक लगती है ना। रोग बीमारियां अगर बचपन में लग जाए तो फिर वो बड़ा होएगा, जब तक वो हेल्थी कभी हो ही नहीं सकता है ना। हमेशा बड़ा होगा जब तक वो मरेला ही रहेगा ना, मरेला जैसा बिल्कुल पतला पतला रहेगा। सोमराज मीणा जी राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि भाई जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं या छोटे पौधे होते हैं, अगर उस समय में उनकी अच्छी देखभाल की जाए और उनका ध्यान रखा जाए तो बाद में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब उनके अंदर एक बार बीमारी होने के बाद उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उनको जो प्रारंभिक अवस्था में उनकी अच्छी देखभाल करनी है, तो प्रारंभिक अवस्था में अच्छी देखभाल करने के लिए अपनी जो नर्सरी लगाई जाती है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको नर्सरी क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनको अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है जब वो छोटे होते हैं तब। अच्छा, मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ आपको, जो किसानों से मेरे को सीखने को मिला जब मैं फार्म पे गया। मतलब कि आत्मा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं एज ए बीटीएम जॉब करता था, कुछ समय तक मैंने प्रोजेक्ट में जॉब की थी। तो उस समय मेरे को ये सीखने को मिला था वहाँ पे कि भाई किसान ये कहते हैं कि जब अपन मिर्च वगैरह की किसी फसल नर्सरी में तैयार करते हैं
तो वो नर्सरी में देख के ही उसका अंदाजा लगा लगते हैं कि भाई खेत में ये होगी या नहीं होगी। मतलब अगर नर्सरी अवस्था के अंदर उनके अंदर बीमारियां ज़्यादा लग गई तो वो किसान उसको खेत में भी नहीं डालेंगे। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर सुरेश जी। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि अगर नर्सरी अवस्था में उनके अंदर रोग ज़्यादा लग गए, किसान ने ये बताया, मेरे को जानकारी दी कि भाई नर्सरी अवस्था में उसमें कोई रोग लग गए तो उसको जो है अपन खेत में नहीं लगाएंगे। मतलब उसने ये कहा कि भाई हम जैसे नर्सरी में उसमें बीमारी लग गई तो उसको खेत में लगाते ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं लगाते हो भाई, उसमें दवाई छांट के और उसको कंट्रोल करके भी लगा सकते हो। तो उन्होंने बताया कि भाई एक बार जब नर्सरी में कोई बीमारी लग जाती है तो वो बीमारी अपन चाहे कितनी भी दवाइयों का छिड़काव कर लें वो अच्छी तरीके से नियंत्रित नहीं हो पाती है और वो फसल में लास्ट तक उसको नुकसान पहुंचाती है। मतलब उसमें इकोनॉमिकल लॉस ज़्यादा हो जाता है और फायदा कम हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब पौधे नर्सरी में ही खराब होने लग जाए, मतलब उसमें ही बीमारियां ज़्यादा लग जाए, तो उस पूरी फसल को वहीं पे ख़त्म करके और नई पौध तैयार करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से वो लगाते हैं। ये उनका पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या है, नर्सरी में अगर पौधे अपन हेल्थी तैयार करेंगे, स्वस्थ पौधे तैयार करेंगे, तो वो लंबे समय तक उनमें जो है अपन खेत में भी लगाएंगे तो उनमें रोग बीमारियां बहुत कम होगी या नहीं के बराबर होगी। यस मुकेश जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि भाई जो उनको स्वस्थ पौधे तैयार करने हैं जिससे अपने खेत में भी उनके अंदर बीमारियां, रोग बीमारियां कम से कम हो सके। ठीक है, बात करते हैं अपन नर्सरी के बारे में। तो नर्सरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पौधों को प्रारंभिक अवस्था में अच्छी देखभाल या अत्यधिक देखभाल के लिए लगाया जाता है। उस स्थान को तो कहते हैं नर्सरी। क्या कहते हैं? नर्सरी, यानी पौधशाला। हिंदी में क्या बोलते हैं? पौधशाला, है ना। जैसे कि अपने बालवाड़ी है ना, ये होती है ना, अपने छोटे बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, बालवाड़ी स्कूल उसको कहते हैं, है ना। तो जैसे हाँ, कन्याशाला होती है, जैसे कन्याओं के लिए जो स्कूल होता है उसको कन्याशाला बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही अपने पौधशाला इसको हिंदी में बोलते हैं। नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला। तो ऐसा स्थान जहाँ पर पौधों को प्रारंभिक अवस्था में अधिक देखभाल के लिए रखा जाता है उसे पौधशाला कहते हैं या नर्सरी कहते हैं। और उस स्थान की अच्छी देखभाल करना क्या कहलाता है? नर्सरी प्रबंधन। क्या कहलाता है? नर्सरी प्रबंधन। ये परिभाषा आपको क्लियर हुई? भाई पौधों को प्रारंभिक अवस्था में एक ऐसा स्थान जहाँ पर पौधों को प्रारंभिक अवस्था में अधिक देखभाल के लिए रखा जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? नर्सरी या पौधशाला। और उस स्थान की देखभाल करना नर्सरी प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्सरी प्रबंधन कहलाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। हाँ यस, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने अभी, वो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी जो है इसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, इस क्लास को सभी ज्वाइन कर सके, इसलिए अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करें इसको। ठीक है, हाँ। तो अपन जो बात कर रहे थे, ये इसका क्वेश्चन कैसा आएगा कंपटीशन एग्जाम में, इसका परिभाषा आती है, सीधी की सीधी इसकी परिभाषा आ सकती है कि भाई ऐसा स्थान जहाँ पर पौधों को अधिक देखभाल के लिए प्रारंभिक अवस्था में रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नर्सरी एक ऑप्शन आ जाएगा और बाकी दूसरे ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नर्सरी किसको कहते हैं। ठीक है, और घुमा फिरा के भी दे सकते हैं कि भाई ज़्यादा देखभाल के लिए कोई स्थान पे रखते हैं पौधों को, उसको क्या कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है उल्टा सीधा, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा उपचार। अब नर्सरी जो है, नर्सरी अपन लगा रहे हैं, उसके अंदर उसके जो मृदा उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, मृदा उपचार करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृदा जनित सॉइल बोर्न डिजीज जो होती है वो मृदा के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवों के द्वारा ही होती है। मतलब जिसमें फंगस हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा हो सकता है। तो इसके ऐसे कई सारे मतलब कोजल ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, वो जमीन में ऑलरेडी रहते हैं, पहले से ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे निमेटोड हो गया, ये जमीन में होते हैं, तो उनको वहीं पे मतलब पहले से ही अपन उनको कंट्रोल कर लें, उनको नियंत्रित कर लें, या ऐसी दवाइयों का अपन उपचार कर लें जिससे वो मर जाएं, तो अपने पौधों के अंदर वो रोग या बीमारी उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको उपचारित करना आवश्यक होता है। अब उपचारित करते कैसे हैं, मतलब इसके देखो रासायनिक विधियां भी है और जैविक विधियां भी है। ठीक है, और जैसे अपने नेचुरल प्राकृतिक विधियां भी है, तो वो कैसे अपन कर सकते हैं। पहला अपन बात करते हैं जैसे रसायनों के द्वारा। पहले तो ये
उपचार करना का मतलब स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए। क्यों करते हैं उपचारित? स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए मृदा का उपचार करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर उपचार करेंगे तो पौधों के अंदर रोग और बीमारियां नहीं होगी, और उपचार नहीं किया तो रोग और बीमारियां ज्यादा होती है। ठीक है, तो बात करते हैं मृदा को उपचारित करने के लिए जो तरीके काम में लेते हैं, कौन से तरीके? पहले तो बात करते हैं रासायनिक पदार्थों की। ठीक है, रासायनिक पदार्थ 3 काम में ली जाते हैं। नर्सरी को उपचारित करने के लिए 3 रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, 3 दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से पहला है अपना फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसी दवाई है हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि रासायनिक पदार्थों से अपन उपचारित कर सकते हैं, और 3 तरीके के रासायनिक पदार्थ अपन उपचार करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट जो अपना रासायनिक पदार्थ है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसकी मतलब इसके अंदर फॉर्मेलिन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? फॉर्मेलिन गैस निकलती है, जिसकी वजह से मतलब जो जमीन के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव या कीटाणु, जो भी हानिकारक जीव या फायदेमंद जीव भी मर सकते हैं। ठीक है, ये जो गैस निकलेगी ये डिवाइडेशन नहीं करती है कि भाई मैं नुकसानदायक कीटों को या नुकसानदायक जीवों को ही मारूं, ये सबको मार देती है। ठीक है, तो फिर भी अपने को हानिकारक जीव है उनको मारने के लिए उपचारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अपन इसका जो है कितनी 50 लीटर मात्रा, कितनी 50 लीटर मात्रा 1000 मीटर स्क्वायर के लिए, मतलब अपन नर्सरी के एरिया भी नर्सरी का कम ही होता है, नर्सरी का एरिया तो कोई हेक्टर में तो होता नहीं है। ठीक है, तो 1000 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसके लिए 50 लीटर मात्रा इसकी पर्याप्त होती है। ठीक है, उपचारित करने का तरीका भी अपन पढ़ेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ कि और कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं। दूसरा जो अपना पदार्थ आता है वो आता है मिथाम सोडियम। कौन सा? मिथाम सोडियम। ठीक है, इसको भी अपन मृदा उपचार करने के काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में मिथाम सोडियम भी तरल अवस्था में आता है, मतलब इसकी जो मात्रा है कितनी चाहिए? 25 लीटर, लगभग 25 लीटर मात्रा 1000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए पर्याप्त रहती है। ठीक है, तीसरा जो रसायन आता है वो आता है अपने ग्रेनुल्स के रूप में, मतलब दानेदार अवस्था में आता है, जिसको बोलते हैं अपन कार्बोफ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? कार्बोफ्यूरॉन। तो कार्बोफ्यूरॉन, मिथाम सोडियम और फॉर्मेल्डिहाइड से मृदा को उपचारित कर सकते हैं। सबसे इजी उपचारित करना किसका है? कार्बोफ्यूरॉन का, है ना। कार्बोफ्यूरॉन से बिल्कुल सिंपल है, दानेदार अवस्था में ये मिलता है ग्रेनुल्स के रूप में, और इसको अपन क्या करते हैं, जैसे खेत की अच्छी जुताई करके खेत तैयार करके उसमें हल्की नमी होनी चाहिए, उस अवस्था में उसके अंदर जो है 10 किलो प्रति 1000 मीटर स्क्वायर, 10 किलो प्रति 1000 मीटर स्क्वायर की दर से जो कार्बोफ्यूरॉन है उसका छिड़काव करके फिर वापस जुताई करके उसको खेत में मिला देना चाहिए और बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, मतलब पौधे लगा देने चाहिए या बीज लगा देना चाहिए के अंदर, जिससे वो मतलब भूमि उपचारित हो जाती है और उसके अंदर हानिकारक जो कीट है वो मर जाते हैं। और स्पेशली कार्बोफ्यूरॉन से निमेटोड्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, निमेटोड्स जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बीमारी कह सकते हो इसको, जो निमेटोड बहुत ही सूक्ष्म कीट हैं छोटे छोटे, जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं? जड़ों को। जड़ों के अंदर ये गांठें बना देते हैं और पर्याप्त नमी होते हुए भी पौधा मुरझाने लगता है। ठीक है, मतलब वो खनिज लवण पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है, इसलिए वो मुरझाने लगता है। तो उनको नियंत्रित करने के लिए स्पेशली कार्बोफ्यूरॉन का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे भी जो कीट होंगे, बीमारियां, हानिकारक जीव, उनको तो ये करेगा ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड और मिथाम सोडियम से कैसे उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं कि पहले तो खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। ठीक है, नमी होने के बाद उस खेत की अच्छे से जुताई किया हुआ होना चाहिए खेत। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, जो ड्रिप लाइन है उसको पहले बिछाएंगे। खेत के अंदर जो नर्सरी है अपनी, उसके अंदर ड्रिप लाइन बिछा देते हैं, और ड्रिप लाइन बिछाने के बाद उस ड्रिप लाइन को और पूरे खेत को प्लास्टिक मल्च के द्वारा ढक देते हैं। और ढकते ऐसे कि उसकी हवा बाहर नहीं निकल पाए, मतलब वो अच्छे से टाइट अंदर ही हवा रहे उसकी, इस तरीके से उसको ढक दिया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं,
ड्रिपर्स के माध्यम से जो फॉर्मेल्डिहाइड है अपना लिक्विड तरल रूप में अपना आता है ये, उसको जैसे अपन फर्टिगेशन करते हैं ना, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन, मतलब जो पौधों को पानी के सिंचाई के पानी के साथ में जो फर्टिलाइजर देते हैं, उसी तरीके से ये जो है फर्टिगेशन की तरह ही इस फॉर्मेल्डिहाइड को पौधों के मतलब उस खेत के अंदर पहुंचाया जाता है ड्रिप के माध्यम से। और फिर पानी मतलब इतना सा पानी उसमें चलाना चाहिए कि अच्छे से नमी उस खेत के अंदर बन जाए, क्योंकि वो नमी होगी, उसी से जो वाष्प बनेगी और वाष्प के साथ में वो गैस निकलेगी फॉर्मेलिन। तो वो फॉर्मेलिन गैस जो है वो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का मारने का काम करती है। ठीक है, तो अब ध्यान ये रखना इसमें कि भाई जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित कर रहे हो तो कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है, मिनिमम 10 दिन मान के चलें कि 10 दिन तक आपको उस नर्सरी का जो गेट बिल्कुल बंद कर दें, उसके अंदर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अंदर जो है गैस ज़्यादा निकलती है, तो अगर अपन अंदर जाते हैं तो अपन भी बेहोश होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है मिथान सोडियम, 10 दिन बाद जब आप अंदर जाओगे तो 10 दिन बाद अंदर जाने के बाद उस पॉलीथीन को हटा के फिर खेत की जुताई करके और फिर बुआई अपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो अपना एक केमिकल और बच रहा है, तीसरा वाला मिथान सोडियम, तो उससे उपचारित करने के लिए भी तरीका तो यही सेम है, बस उसमें एक तो मात्रा कम है, 25 लीटर मात्रा ही काम में ले रहे हैं, और क्योंकि वो ज़्यादा मतलब उसमें अंदर जो है ये बीमारियों को नष्ट करने वाला तत्व जहरीला पदार्थ है ना, जहरीला पदार्थ उसके अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए जो है उसकी कम मात्रा काम में ली जाती है और उसको ज़्यादा समय तक रखना पड़ता है, मतलब लगभग 20 दिन तक उसको पैक रखा जाता है, उसके बाद में उसको हटा ली जाती है प्लास्टिक को और फिर जुताई करके बुआई कर दी जाती है। ठीक है, तो ये दो जो तीनों केमिकल है इनसे उपचारित कर सकते हैं। केमिकल के अलावा जैसे और नेचुरल की बात करें तो अपन आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लो जैसे अपन खेत के अंदर ये से छिड़काव करके फॉर्मेलिन और फिर प्लास्टिक मल्च ऊपर ढक दें, तो ये भी हो सकता है तरीका, और मैंने बताया वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका ज़्यादातर वही फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये जैसे मुंह पे ये लगा के ये कर रहा है तो इसमें ये फॉर्मेलिन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, तो उसकी बदबू से ही कई बार अपन बेहोश हो जाते हैं, तो उसको मतलब सावधानी रखने के लिए वो तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और ये जो FIM वगैरह मिलाना खेत में, ये जो अपन वैसे भी है, मतलब जैसे कार्बोफ्यूरॉन को छिड़कना, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिथान सोडियम, वही मैंने बताया 25 लीटर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर डालते हैं। कार्बोफ्यूरॉन अपन ने बताया 10 किलो 1000 मीटर स्क्वायर की दर से अपन डालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा का सोलराइजेशन। ठीक है, ये जो अगला तरीका अपना प्राकृतिक कह सकते हो इसको, तो सोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सूर्य से उपचारित करना। सोलराइजेशन का मतलब है मृदा को सूर्य की धूप से उपचारित करना, क्या कहलाता है, मृदा सोलराइजेशन, सोइल सोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं अपन, इस विधि के अंदर जो है अपन खेत को जुताई करके और उसके अंदर हल्की नमी हो उस समय में अपन क्या करेंगे, उसको प्लास्टिक मल्च से ढक देंगे। क्या करेंगे, प्लास्टिक मल्च से ढक देंगे। तो प्लास्टिक मल्च से ढकने का क्या फायदा होगा, अंदर का तापमान बढ़ जाता है, मतलब प्लास्टिक मल्च के अंदर का तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बाहर का तापमान अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ज़्यादातर ये विधि गर्मी के समय ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, गर्मी के समय क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो भूमि के अंदर उपस्थित सारे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। जैसे बाहर का तापमान है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अंदर का हो जाएगा लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हो जाएगा तो उसमें सारे सूक्ष्म जीव बेचारे उबल उबल के खत्म हो जाते हैं, मतलब हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको भी थोड़ी सी गर्मी लगती है, फिर जीव घबराता है ना, वैसे ही बेचारे उनकी हीट के साथ होता है, उनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा जाएगी तो गर्मी से वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सोइल सोलराइजेशन, मृदा का सोलराइजेशन। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, भाई जब मृदा को प्लास्टिक की मल्च से ढकते हैं तो तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ता है भाई, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये मृदा उपचार करने की एक विधि है, और ज़्यादा कब काम में लेते हैं इसको, गर्मियों में। कब काम में लेते हैं, गर्मियों में। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ये इस तरीके से मल्च से उपचारित करते हैं, मतलब सोइल सोलराइजेशन जो करते हैं अपन वो इस तरीके से करते हैं। खेत के अंदर ये प्लास्टिक मल्च ढक दी है, फिर अपन सनलाइट पड़ेगी डायरेक्ट, तो अंदर का तापमान बढ़ जाएगा, और अंदर का तापमान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कीट बापड़े मर जाएंगे अंदर। ठीक है, हाँ, अब आते हैं अपन नर्सरी हेतु स्थान का चुनाव।
देखो इसके अलावा जैसे अपन वो ट्रीटमेंट जो था उसके अंदर कुछ अपन खलियों को भी, जैसे अपन नीम की खली का भी छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी जो है मृदा के अंदर जो है कुछ कीट जो है नियंत्रित हो सकते हैं। कुछ कीट उनको खाना, मतलब जो नीम है वो पसंद नहीं होता, नीम कड़वा भी किसको पसंद होता है, ठीक नहीं है। इस वजह से उसको वो कीट खा नहीं सकते हैं, और खा नहीं सकते हैं इस वजह से मतलब वो मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं एक तरीके से, है ना। तो इसलिए नीम की खली भी अपन छिड़काव कर सकते हैं मृदा उपचार करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नर्सरी हेतु स्थान का चुनाव। तो स्थान का चुनाव करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। तो नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव करते समय पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि नर्सरी वाला जो स्थान है वो रोग रहित होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड देवराज पुरी जी। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग बेटा, मतलब मल्चिंग का मतलब अगर मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग तो ये है कि कोई भी पदार्थ जिसको मृदा के ऊपर ढकने के लिए काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं अपन मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग, ठीक है। मतलब मृदा को किसी भी पदार्थ से ढकना क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है, ठीक है। और मल्चिंग फिर अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग तरह का मतलब ये है अपनी प्लास्टिक मल्च। क्या है? ये जो फोटो में दिखाई दे रही है प्लास्टिक मल्च है, ठीक है। तो मतलब जो प्लास्टिक के द्वारा बनी हुई मल्च होती है उसको प्लास्टिक मल्च कहते हैं, ठीक है। ये एक पट्टियों के रूप में आती है, लगभग मतलब 1.5 मीटर 2 मीटर की पट्टियों की चौड़ाई में ये आती है। इसके पूरे पूरे रोल आते हैं जो कि पतली प्लास्टिक होती है। ये मृदा उपचारित करने के लिए काम में ही ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरी, जैसे अपन बात करें पौधों की जो घास फूस की पत्तियां वगैरह हैं उनको भी अपन मल्चिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। मतलब फसल अवशेष है उनको भी अपन मल्चिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये सारी मल्चिंग होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। हाँ, नर्सरी तो स्थान का चुनाव जो करना है अपने को, मतलब स्थान का चुनाव करते समय पहली बात मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान में रखनी है कि रोग रहित स्थान का चुनाव करना चाहिए। मतलब खेत में ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे रोग बीमारियां कम लगती हो या वहाँ उस जगह पे नहीं हो रही हो बीमारियां पहले से, है ना। ऐसे स्थान का चुनाव करना है। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि उस स्थान पे पानी नहीं भरता हो, ठीक है। बारिश के सीजन में आप मान लो नर्सरी तैयार कर रहे हो और आपने ऐसा स्थान चुनाव कर लिया जो नीचे रहता है जहाँ पे पानी भरता है बारिश के सीजन में, तो आप भले कितने ही उसको रोकने की कोशिश करेंगे पानी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और पानी आएगा तो आपकी पूरी नर्सरी की फसल चौपट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नर्सरी हमेशा ऊंचे स्थान पर लगानी है खेत के अंदर जहाँ पे पानी कम भरता हो या नहीं भरता हो, ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट अपने जो बात ध्यान में रखनी है कि भाई नर्सरी जो लगाएंगे अपन उसकी मृदा की उपजाऊ क्षमता अच्छी होनी चाहिए। मतलब देखो पौधे को अगर प्रारंभिक अवस्था में अपन ने पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स दिए, मतलब पोषक तत्व पूरे उसको दिए, तो पौधा जो है अच्छी वृद्धि करेगा। और अगर प्रारंभिक अवस्था में उसको न्यूट्रिएंट अपन ने कम दिए, क्या हो जाएगा बेटा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो शुरू में ही कुपोषण का शिकार हो गया, फिर आप जानते हो कुछ बच्चों को देखते हैं अपन कुपोषण के शिकार। आप तो सभी के सभी हेल्थी हैं, अच्छे हैं, बाकी होते हैं ना कुछ कुपोषण के शिकार। तो वैसे कुपोषण के शिकार हो जाने से फिर अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। मतलब अपन जितना अपनी एफिशिएंसी होती है उतनी अपनी एफिशिएंसी रहती नहीं है। मतलब पौधों की बात की जाए तो जितना प्रोडक्शन उसको देना चाहिए उतना प्रोडक्शन वो फिर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए अपने को प्रारंभिक अवस्था में उनको ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। जो फर्टिलिटी अच्छी फर्टाइल सोइल हो, मतलब उपजाऊ मृदा हो, उसका चुनाव करना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि मृदा में 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक कोई कठोर चट्टान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे अपन 1 से 1.5 मीटर तक की बात करें तो जैसे कुछ फल वाले पौधे तैयार कर रहे हैं तो उनकी जड़ें जो है कई बार गहराई तक भी जाती है नर्सरी में भी, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा रीजन क्या है कि कठोर परत होगी जमीन में नीचे की साइड, तो जो पानी अपन पिलाएंगे नर्सरी में वो भरा रहेगा, है ना, वो अंदर नहीं जाएगा। तो वो अंदर तभी जाएगा जब वहाँ पे नीचे कठोर परत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए अपने को ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक कोई कठोर चट्टान नहीं हो, ठीक है, जिससे इनकी जड़ों की वृद्धि आसानी से अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट अपना नर्सरी के लिए क्यारियों का आकार, ये स्टैंडर्ड साइज होती है। मतलब इसी साइज की क्यारियां अपने को नर्सरी में बनानी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंटरकल्चरल ऑपरेशन है वो सही तरीके से किए जा सकें, इसलिए अपने को स्टैंडर्ड साइज है उसी के आकार की अपने को क्यारियां बनानी चाहिए, ठीक है। तो कैसी बनानी चाहिए? नर्सरी के लिए क्यारियों का आकार 3 मीटर तो लंबी होनी चाहिए,
कितनी लंबी होनी चाहिए? 3 मीटर। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। कितनी चौड़ी होनी चाहिए? 1 मीटर। ठीक है, भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। अब देखो इसको समझो अच्छे से, 3 मीटर लंबी होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 1 मीटर। अब यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ, ये जो लिखा गया है उस चीज को। ठीक है, दो क्यारियां बना देते हैं ताकि आपको ये जो है ये तो है ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। मतलब ये जो है जमीन से ऊंचाई है, नीचे जमीन है और ये ऊपर उठी हुई है। कितनी ऊपर उठी हुई है? 10 से 15 सेंटीमीटर। ये जो है 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये लंबाई कितनी है इसकी क्यारी की? 3 मीटर। कितनी है भाई? 3 मीटर। अब चौड़ाई की बात करें, ये जो चौड़ाई दिख रही है ये कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। तो अब आपको समझने के लिए देखो, ऐसी स्टैंडर्ड साइज क्यों रखते हैं? क्योंकि ज़्यादा लंबी क्यारियाँ होगी तो उनमें सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना, इरिगेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, पानी एक जैसा सब जगह नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए लंबाई तो 3 मीटर रखते हैं अपन। अब 10 से 15 सेंटीमीटर भूमि से ऊपर क्यों उठी हुई होनी चाहिए? क्योंकि 10 से 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादा पानी होता है, एक्सेस पानी। कई बार पानी अपन ज़्यादा चला जाता है क्यारी में, तो उसको निकालने के लिए जगह होनी चाहिए। तो उसको निकालने के लिए जगह कहाँ होगी? ये खाली जगह जो बीच में होगी। मतलब क्यारियाँ तो ऊपर उठी हुई होगी 10 से 15 सेंटीमीटर, और बाकी नीचे की जो खाली जगह होगी उस खाली जगह में वो पानी, एक्स्ट्रा पानी अपन निकाल सकते हैं। इसलिए अपने को 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर क्यारियां बनानी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई चौड़ाई, तो 1 मीटर चौड़ाई क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे अपन इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लो उसके अंदर वीडिंग करनी है, मतलब जो खरपतवार उग गए उनको उखाड़ना है, या फिर जो अपन को पौधों को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, जब वापस वो तैयार हो जाएंगे तो खेत में लगाना है। तो उस समय में क्या होगा कि भाई अपन यहाँ पे बैठे रहेंगे, जैसे जो आदमी काम करने वाला होता है वो बैठा रहेगा कहाँ? यहाँ पे बीच में। तो अब उसका हाथ कहाँ तक जाएगा भाई? 1 से 1.5 फीट ही जाएगा। ऐसा तो नहीं किसी का हाथ 5-6 फीट लंबा हो, ऐसा भी कोई है क्या? मानव जिसका लंबा 5-6 फीट दूर लंबा हाथ चला जाता हो, ऐसा कोई नहीं है ना। हाँ, तो अपना जो हाथ कहाँ जाता है? 1 से 1.5 फीट की दूरी तक ही अंदर जाता है। अपन इस नर्सरी के अंदर पैर नहीं रख सकते, मतलब अगर बेड क्यारी के अंदर पैर रखोगे तो पौधे टूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि आधा हाथ अपना इधर से चला जाए और वापस बाकी बचेगा जो इधर बैठेंगे जब अपना हाथ इधर तक चला जाए। ठीक है, तो मतलब जब वीडिंग करनी हो तब भी अपन आसानी से कर सकते हैं, और अगर अपन पौधों को ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, खेत के अंदर लगाना चाह रहे हैं, तो भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? स्टैंडर्ड साइज की क्यारियां ही बनानी चाहिए। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? क्यों क्यारियों की साइज ऐसी क्यों रखते हैं? 3 मीटर लंबी स्टैंडर्ड साइज लंबी है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा इसमें अपन कर सकते हैं, परंतु ये फिक्स रखनी है 1 मीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर से ऊपर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सरी लगाने के लिए कौन सी संरचनाएं काम में ली जाती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है अपना कि नर्सरी लगाने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग में ली जाने वाली संरचना है, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि नर्सरी ज़्यादातर कौन सी संरचना में लगाई जाती है, तो वो उसका आंसर होता है अपना नेट हाउस। क्या होता है? नेट हाउस। अब ये नेट हाउस क्या होता है, अभी आगे अच्छा से फोटो आएंगे सब बताऊंगा मैं आपको नेट हाउस क्या होता है, समझ लो एक बार। नेट हाउस का मतलब ये एक ग्रीन हाउस का प्रकार है। क्या है? ग्रीन हाउस का प्रकार है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है? हरे रंग का हाउस होता है, उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। सर ऐसा ही कहते हैं क्या? नहीं होता है भाई, हरे रंग से कोई लेना देना नहीं है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण उसका नाम पड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है? ये 9वीं 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था कि भाई जब वातावरण के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी जमीन पे तो आ जाती है परंतु वापस नहीं जा पाती है ना, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा पाती। तो इस वजह से भूमि का तापमान, मतलब वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इसका नाम ग्रीन हाउस पड़ा। क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इसका नाम ग्रीन हाउस पड़ा। ये चीज क्लियर है? अब ग्रीन हाउस होते कितने प्रकार के हैं? ग्रीन हाउस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला तो होता है फुली एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम,
मतलब पूर्णतया वातानुकूलित ग्रीन हाउस। ठीक है, पूर्णतया वातानुकूलित का मतलब उसमें आर्द्रता भी 50% चाहिए तो 50% ही रखेंगे, 70% चाहिए तो 70% ही रखेंगे। ठीक है, उसके लिए यंत्र लगे होते हैं उसके अंदर, उनसे अपन आर्द्रता मेंटेन करते हैं। अगर तापमान उसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाएगा, ज़्यादा या कम नहीं होगा। उसको कहेंगे अपन पूर्णतया वातानुकूलित। एसी का नाम सुना है? एयर कंडीशनर, हाँ, एयर कंडीशनर, एसी। तो एसी की तरह ही माहौल उसके अंदर उतना तो मतलब नहीं हो पाता है, परंतु फिर भी मैक्सिमम जो है उसमें एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लिया जाता है, जिससे पौधे को जैसा वायुमंडल चाहिए, तापमान आर्द्रता जितनी चाहिए उतनी उसको अंदर मिल जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पूर्णतया वातानुकूलित ग्रीन हाउस। ठीक है, दूसरी प्रकार का जो होता है अर्ध वातानुकूलित। अर्ध वातानुकूलित का मतलब जिसमें कुछ हद तक आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्ध वातानुकूलित ग्रीन हाउस। ठीक है, अब इनको फिर वापस प्रकार कौन से हैं? इनके अंदर भी प्रकार है, फिर डिवीजन है। डिवीजन फिर बाद में जो डिवीजन किए गए वो किस आधार पर किए गए? उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर। ठीक है, उपयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर मतलब अगर ग्रीन हाउस को बनाने के लिए अपन ने कांच का उपयोग किया, किसका उपयोग किया? कांच का उपयोग किया। एक बार यहाँ से देखते भी रहें तो आपको समझ में आता रहेगा कि जैसे अपन ने ग्रीन हाउस को बनाने के लिए कांच का उपयोग किया तो उसको तो बोल दिया अपन ने ग्लास हाउस। क्या बोला? ग्लास हाउस। अगर अपन ने ग्रीन हाउस बनाने के लिए इस तरीके का शेड नेट यूज किया, शेड नेट का मतलब अपना नेट वाली साड़ी है ना, आजकल बहुत प्रचलन में चल रही है, लेडीज की पहली पसंद है नेट वाली साड़ी, क्योंकि सब आर पार दिखता रहता है, उसमें कई पर्दा है न कुछ है ना, इसलिए जो वो नेट वाली साड़ी आती है वैसा ही नेट वाला कपड़ा आता है, मतलब प्लास्टिक का ऐसा कपड़ा होता है जिसमें आधी छाया आती है और आधी धूप रहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं? नेट। ठीक है, नेट का मतलब होता है जाली। ठीक है, तो ये जाली जैसी जो संरचना, मतलब इसका जो कपड़ा है प्लास्टिक है वो अपने जालीदार होती है, मतलब आधी उसमें धूप जाएगी और आधी छाया रहेगी, ऐसा कपड़ा यूज किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? नेट हाउस। क्या बोलते हैं? नेट हाउस। ठीक है, उसके बाद में अगर उसको बनाने के लिए अपन ने प्लास्टिक यूज की, जैसे ये बना हुआ है, इसको बनाने के लिए अपन ने अगर प्लास्टिक यूज की तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक हाउस। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक हाउस। प्लास्टिक का मतलब ग्रीन हाउस से बना हुआ जो प्लास्टिक हाउस है। ठीक है, ग्रीन हाउस ही है तो ये सब ग्रीन हाउस, ये भी ग्रीन हाउस, ये भी ग्रीन हाउस और ये भी ग्रीन हाउस, परंतु इसको बनाने के लिए प्लास्टिक काम में ली, इसलिए इसको पॉली हाउस भी बोलते हैं। इसको मेनली क्या है इसका? पॉली हाउस। क्या बोलते हैं? पॉली हाउस, क्योंकि बनाने के लिए इसको प्लास्टिक काम में लेते हैं। और ये है अपना ग्लास हाउस, क्योंकि बनाने के लिए इसको कांच काम में लेते हैं। ठीक है, और ये है अपना नेट हाउस, क्योंकि नेट काम में ले रहे हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इनके वापस अलग अलग प्रकार हो गए। ये जो है अपना फुली एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम वाला है, इसमें एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, जब अंदर का जो गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो एग्जॉस्ट फैन चालू करके और गर्मी कम की जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर फोगर्स लगे होते हैं। फोगर्स का मतलब होता है ये पानी को फोग क्या होता है? फोग चल रहा है, फोग चल रहा है, बहुत चला था ना अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, फोग चल रहा है। क्या चल रहा है? फोग चल रहा है ना। तो फोग का मतलब होता है धुआं। क्या होता है? धुआं। तो वो फोग एक स्प्रे आता था, उसके लिए ज़्यादा फेमस हो रहा था। ठीक है, तो ये जो मतलब फोगर्स हैं ये क्या करते हैं? पानी को बिल्कुल धुएं के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, मतलब स्प्रिंकलर तो वो और भी अधिक मात्रा में निकालता है, परंतु ये स्प्रिंकलर से भी छोटी छोटी बूंदें करके पानी की और उसको बाहर निकालते हैं, जिससे वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ती है। ठीक है, मतलब जो अंदर का जो वातावरण है इसमें आर्द्रता बढ़ाने के लिए ये संरचना काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन फोगर्स। क्या बोलते हैं? फोगर्स, क्योंकि फोग धुएं के रूप में ये पानी को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसलिए इनको फोगर बोला जाता है। तो ये आर्द्रता बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। क्या काम में लिए जाते हैं? आर्द्रता बढ़ाने के लिए। अब अंदर का तापमान कम करना हो तो एक तो ये जो ग्रीन हाउस है ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर स्प्रिंकलर लगे होते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंकलर जब चालू करते हैं तब वो प्लास्टिक ठंडी हो जाती है और अंदर का तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा ये भी जो है पंखे, इनसे भी जो है तापमान कम करने का काम किया जाता है। एक पार्शियल जो मतलब कि अर्ध वातानुकूलित होते हैं पॉली हाउस, उनके अंदर विंडो लगी होती है, मतलब ये जो साइड में ये पंखे लग रहे हैं इसकी जगह खिड़कियां होगी। ठीक है, तो वो खिड़कियां जो होगी उन खिड़कियों को जब खोल दिया जाता है तब अंदर का तापमान कम हो जाता है, जब उनको बंद कर दिया जाता है तो अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तो इसलिए उनका तापमान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस के अंदर ज़्यादातर बाहर के तापमान से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर का तापमान ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो संरचना है, अच्छा अब और कौन कौन सी संरचना है, ये तो आपको ग्रीन हाउस समझ में आ गया होगा
ग्रीन हाउस क्या होता है मोटा मोटा सब पता चल गया। अब नर्सरी में कौन सी ज़्यादा संरचना काम में लेते हैं, तो ये काम में लेते हैं। आपने देखा भी होगा कई जगह नर्सरी लगी होती है तो इस तरह की संरचना उसकी होती है, ठीक है। तो नर्सरी लगाने के लिए तो अपन नेट हाउस काम में लेते हैं। कौन सा? नेट हाउस। और ज़्यादातर बेमौसम सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? पॉली हाउस काम में लेते हैं। किसके लिए? बेमौसम सब्जी उत्पादन के लिए। लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, बेमौसम सब्जी उत्पादन के लिए ये काम में लेते हैं और नर्सरी के लिए ये काम में लेते हैं। ठीक है, दोनों याद रखना। ठीक है, अब ये काम में कहाँ लेते हैं साहब? आप कह रहे हो ये तो भाई बेमौसम सब्जी उत्पादन कर देंगे, इसको नर्सरी लगा देंगे, ये कांच को कहाँ काम में लेंगे? कांच का मतलब बेटा जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, मतलब जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि बाहर का तापमान इतना ठंडा होता है कि पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते, जीवित ही नहीं रह पाते हैं ना, उनके अंदर बर्फ जम जाती है, कोशिका झिल्ली फट जाती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर कांच के द्वारा ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, जो अपने आसपास तो बनाते नहीं क्योंकि अपने इतनी ठंड पड़ती नहीं। तो ये जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे इस तरीके के कांच से ग्रीन हाउस बनाकर और उसके अंदर पौधे लगाए जाते हैं, जो अंदर का तापमान पूर्णतया कंट्रोल किया जाता है। मतलब तापमान अपन जितना रखना चाहे उतना अंदर बढ़ा सकते हैं विद्युत हीटर वगैरह लगा के। तो इसलिए जो इस संरचना को कहाँ काम में लेते हैं? ठंडे प्रदेशों में सब्जी उत्पादन के लिए काम में ले सकते हैं और नर्सरी तैयार करने के काम में भी ले सकते हैं। यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में इसको काम में लेते हैं। क्लियर? आगे दूसरी संरचनाएं देखते हैं, वो आगे और एक आध फोटो था उसका भी बताता हूं मैं आपको। ये अपना ग्लास हाउस देख लिया आपने, ठीक है, और ये आपने नेट हाउस देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन गर्म क्यारियों की। शीत गृह जो है, शीत गृह का मतलब ये होता है कि ऐसा स्थान, मतलब ऐसा घर के जैसी संरचना, मतलब एक कमरे जैसी संरचना जिसमें अधिक ठंडक रखी जाती है, उसको बोला जाता है शीत गृह। क्या बोला जाता है? शीत गृह। तो इसमें ऐसे पौधे तैयार करते हैं जिनको अधिक ठंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगला अपना है गर्म क्यारियां। इसका अपन फोटो आगे लगा रखा है, वो मैं आपको बताता हूं भी। ये है अपनी गर्म क्यारियां। गर्म क्यारियां का मतलब ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो, और उसको बनाने के लिए ऐसे पदार्थों को काम में लिया अपन ने। साइड में जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी उष्मा की कुछ अलग है ना, तो ये जो है बाहर ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो भी जो है अंदर ठंड नहीं जाएगी उसकी। और इसको जो है अपन प्लास्टिक से, मतलब जो पारदर्शी प्लास्टिक होती है उससे ढक देते हैं, जिससे क्या है कि अंदर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? गर्म क्यारियां। क्या बोलेंगे? गर्म क्यारियां, यानी हॉट बेड्स। ठीक है, तो ये जो है अपने पौध तैयार करने के लिए काम में नर्सरी में ली जाती है। मतलब जब ठंड ज़्यादा पड़ रही हो उस समय अगर अपने को गर्म मौसम के पौधे तैयार करने हैं तो इस विधि से अपन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने फोगर्स हैं जो कि आर्द्रता नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। आर्द्रता बनाए रखने के लिए मैंने बता दिया आपको फोगर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जबकि अंदर का तापमान कम रखने के लिए स्प्रिंकलर और एग्जॉस्ट फैन, वो दोनों बताए थे मैंने आपको, वो दोनों काम में लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन बीज बुआई की विधियां। बीज बुआई की कितनी विधियां होती है? बीज बुआई की 3 विधियां काम में लेते हैं। कितनी काम में लेते हैं? 3 विधियां काम में लेते हैं। एक तो काम में लेते हैं लाइन से लाइन बुआई, एक लेते हैं अपन छिड़कवा विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग, और एक काम लेते हैं अपन डिबलर, है ना, डिबलिंग। डिबलिंग का मतलब एक यंत्र आता है, ये मेरा जो पेन दिख रहा है मार्कर, इस जैसा एक शेप का बना हुआ डिबलर होता है, उसको अपन जमीन में चुबोते हैं और फिर पौधों को वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, उसको डिबलर बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि पौधे लगाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो लाइन से लाइन विधि। कौन सी विधि? लाइन से लाइन विधि, क्योंकि डिबलर जो है थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा चाहिए अपने को। ठीक है, क्लियर? तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? लाइन से लाइन विधि, मतलब जिसमें पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी फिक्स होती है, तो उसको कहते हैं लाइन से लाइन विधि। ठीक है, छिड़कवा विधि आप देख रहे हो, आदमी अच्छे से छिड़क के बो रहा है खेत के अंदर। जैसे नर्सरी में भी अपन सीधा बीज को छिड़क सकते हैं, परंतु इसकी समस्या क्या है? अगर आपने छिड़क के बोया तो निराई गुड़ाई करने में आपको समस्या आएगी। ठीक है, खरपतवार निकालने में समस्या आएगी। तो अगर लाइन से लाइन बुआई करते हैं तो वो समस्या अपने को नहीं आती, क्योंकि कई बार
खरपतवार और जो अपनी फसल है उसके पौधे एक जैसे होते हैं, है ना, तो उनको एक जैसों को फिर अपन उखाड़ नहीं पाते हैं, अपने को पता नहीं चलता है कौन सा खरपतवार है और कौन सा मतलब जो है फसल का पौधा है। ठीक है, तो ये विधि अपने को काम में नहीं लेनी चाहिए और इससे हेल्थी पौधे भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पौधे की दूरी मेंटेन नहीं होती, और दूरी मेंटेन नहीं होगी, कंपटीशन होगा आपस में। वो तो कहेगा नहीं मैं, वो कहेगा नहीं मैं, मेरे लिए ये जगह तो मेरे, ये खाद मेरे लिए है, ये तेरे लिए नहीं है, दोनों लड़ने लग जाएंगे तो एक दुबला पतला होगा बेचारा, वो मारा जाएगा, है ना। तो इसलिए ये विधि अपने सूटेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो छिड़कवा विधि में क्या करते हैं, इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी निश्चित नहीं होती है, ये अपने लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, इस विधि में अंतर सेचन क्रियाएं करना मुश्किल होता है, अपन ने पहली बात कर ली है ना। यह सबसे सरल विधि है, हाँ सरल जरूर है, क्योंकि भाई करना क्या है इसमें, अपने को आता नहीं हो तो भी ले जाके छांटनी है, नर्सरी में छांटो, खेत में छांटो, कहीं भी छांट दो, परंतु इसमें भी एक्सपीरियंस होता है जिनको वो अच्छे से छांटते हैं, ताकि एक जैसा मतलब खेत में बीज उग सके। ठीक है, वो किसान की एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपको और मेरे को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, पंक्ति से पंक्ति की बुआई की विधि, पंक्ति से पंक्ति बुआई की विधि जो है, ये विधि मैंने आपको बताया सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, इसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं बुआई की। ठीक है, इस विधि में बीज की बुआई निश्चित दूरी पर पंक्तियों में की जाती है। ये आपको दिख रही है पंक्तियां, ये खेत में ऐसे बोते हैं, नर्सरी में ऐसे बोते हैं। ठीक है, ये इसमें स्पेशल कुछ दिख रहा है प्रोट रे, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, हाँ, ये सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। क्वेश्चन आता है सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो लाइन से लाइन विधि। कौन सी, लाइन से लाइन विधि। छोटे बच्चे थे जब से आप लाइन में ही खड़े होते आए हो, नहीं होते थे क्या, प्रार्थना करते थे तो लाइन में, परेड करते थे तो लाइन में लगे रहते थे हमेशा, है ना। हाँ यस, बात करते हैं अपन नेक्स्ट विधि की, दूसरी अगली बुआई की विधि कौन सी है अपनी, डिबलिंग विधि। कौन सी विधि, डिबलिंग विधि, यानी चौप कर बुआई करना। मैंने बताया ना वो यंत्र होता है, वो ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, ये दिख रहा है डिबलर। तो इसमें क्या करते हैं, तीखा जो भाग है इसको जमीन में रोपा जाता है, फिर वापस इसको निकाल लिया जाता है, फिर वहां पे पौधा लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिबलिंग या डिबलर के द्वारा बुआई करना। परंतु इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए, श्रमिक तो अपने कम मिलते हैं या फिर महंगी मिलती है लेबर, तो इसलिए अपन इस विधि का उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, महंगी ज़्यादा है, बाकी अच्छी विधि है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ज़्यादातर सब्जियों के पौधे कितने समय में तैयार होते हैं भाई, 4 से 6 सप्ताह में। कितने समय में, 4 से 6 सप्ताह में अधिकतर सब्जियों के पौधे तैयार हो जाते हैं। नर्सरी के अंदर 4 से 6 सप्ताह में पौधे तैयार सब्जियों के हो जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सब्जी वाले पौधे कितने समय में तैयार होते हैं, तो 4 से 6 सप्ताह में। कितने समय में, 4 से 6 सप्ताह में सब्जी वाले पौधे तैयार हो जाते हैं ज़्यादातर, है ना। बाकी कुछ तो होते हैं जो 4 से कम सप्ताह में भी हो जाते हैं, 3 सप्ताह में भी। ठीक है, परंतु ज़्यादातर 4 से 6 सप्ताह लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फल वाले पौधे हैं, वो कितने समय में तैयार होते हैं, 1 वर्ष में। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। मतलब फल वाले नर्सरी के अंदर, जैसे कई बार नर्सरी के अंदर जब अपन पौधे लेने जाते हैं तो वो अपने को 1 वर्ष से पुराने ही पकड़ा देता है। क्यों पकड़ा देता है भाई, उसका फायदा है कि भाई उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। एक तो 1 साल देखभाल करेगा और फिर बेचेगा उतने ही रुपए में, एक अपने को जल्दी बेच देगा वो और वैसे पूरे ले लेगा, तो फायदा उसको है नहीं है, है ना। इसलिए वो नर्सरी में कम से कम अपने को 1 वर्ष पुराने पौधे लाने चाहिए। फल वाले जो पौधे लाते हैं अपन, 1 वर्ष पुराने पौधे लाने चाहिए। बस एक पपीता एक ऐसी फसल है जिसके पौधे 2 महीने में ही तैयार हो जाते हैं, मतलब 60 दिन के अंदर ही तैयार हो जाते हैं। और केले के पौधे तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो उससे पौधे तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी उनको डायरेक्ट अपन सकर्स को ले जाके और खेत के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सकर्स को। तो ज़्यादातर ये फल वाले पौधे हैं, ये कितने समय में तैयार होते हैं, 1 वर्ष में। कितने समय में, 1 वर्ष में तैयार होते हैं। पपीते के पौधे 2 महीने में यानी 60 दिन में लगाने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, पौध संरक्षण। अब ये पौध संरक्षण क्या होता है भाई, मतलब पौधों को होने वाली रोग व बीमारियों व कीटों से बचाना पौध संरक्षण कहलाता है, मतलब पौधों की रक्षा करना। ठीक है, जैसे राजा महाराजाओं की रक्षा सैनिक करते थे, वैसे अपने पौधों की रक्षा किसको करनी है, अपने को करनी है। ठीक है, अपने को किससे करनी है, रासायनिक पदार्थ उपयोग में ले सकते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा नीम का जो ऑयल, नीम का ऑयल भी काम में ले सकते हैं छिड़काव में, या अपने लकड़ी की राख है उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको अपन काम में ले सकते हैं पौधों को रोगों और बीमारियों से बचाने के लिए। ठीक है,
तो जैसे पोल संरक्षण की बात करें तो नर्सरी में सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है एक डैम्पिंग ऑफ। कौन सी बीमारी लगती है? डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ का मतलब ये पीथियम स्पीसीज के द्वारा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या, ये पौधे आपको दिख रहे हैं, ये पौधे जो है जहाँ से जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। ये जितने भी पौधे हैं जमीन से जहाँ से जुड़े हुए थे वहाँ से इनका तना सड़ गया। किसके कारण सड़ा? पीथियम स्पीसीज के कारण। किसके कारण? पीथियम स्पीसीज के कारण। रवि गुज्जर, राम राम भाई, राम राम। हाँ, तो ये जो है जहाँ से पौधा जुड़ा हुआ है जमीन से वहाँ से सड़ गया, और सड़ने की वजह से ये नीचे गिर गया और पूरा पौधा सूख जाता है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? गिरना। क्या होता है? गिरना, डैम्पिंग ऑफ, ठीक है, गिर जाना, ठीक है। तो ये जो पौधा है पूरा पूरा सड़ के और नीचे गिर जाता है, इसलिए पौधा सूख जाता है। होता है किससे? ये पीथियम स्पीसीज आ सकता है कि भाई डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी लगती कहाँ है ज़्यादा? तो नर्सरी अवस्था पे लगती है। कहाँ लगती है? एड्रेजिन। एड्रेजिन क्या लिखा है भाई रवि? पता ही नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा, सही से लिखो उसको। हाँ, या तो हिंदी में लिख दो या स्पेलिंग सही लिखो इसकी। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि जो पीथियम स्पीसीज नामक कवक के कारण डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसमें पौधे इस तरीके से जमीन के पास से जहाँ जुड़े होते हैं वहाँ से सड़ के और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और इस बीमारी के लिए उपयुक्त जो जलवायु है वो है नम जलवायु और ठंडी जलवायु, मतलब जिसमें नमी ज़्यादा हो, आर्द्रता ज़्यादा हो और ठंडी जलवायु हो, वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। बीजोपचार। बीज उपचार मतलब नर्सरी में जो बीज लगाते हैं अपन, उसको उपचारित करना आवश्यक होता है। भाई उपचारित करना आवश्यक क्यों है? जब आप छोटे थे तब आपके टीके लगाए थे कि नहीं लगाए थे? लगते थे, भाग जाते थे अपन। स्कूल में हमारे टीके लगाने वाले आते थे तो हम भी रफू चक्कर हो जाते थे। कहते थे कि भाई आधी छुट्टी बाद टीके लगेंगे, तो हम आधी छुट्टी में बैग लेके भाग जाते थे, है ना। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ, तो कुछ जबरदस्ती लगाने, मतलब गेट ही लॉक हो जाता था, अब तो लगाना ही है, तब तो लगते ही थे, बाकी अपन भाग जाते थे, है ना। तो इसलिए क्या आजकल छोटे छोटे बच्चों के लगने लग गए, अब बड़े होने के बाद लगते ही नहीं, छोटों के लगा देते हैं, बगेगा कहाँ सड़ा है, ठीक है। तो ऐसे टीके क्यों लगाए जाते हैं कि भाई आपके जो बीमारी के जो मतलब माइल्ड स्ट्रेन, जिसको कह सकते हो माइल्ड स्ट्रेन, है ना। माइल्ड स्ट्रेन का मतलब उस बीमारी का सूक्ष्म रूप जो होता है वो आपके शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है पहले ही, ताकि आपके शरीर में उस बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ सके। हाँ, आर्द्र गलन, वेरी गुड रवि गुजर, हाँ आर्द्र गलन वही है, आर्द्र गलन ही कह सकते हैं उसको, डैम्पिंग ऑफ को, यू आर राइट, ठीक है, हिंदी में आर्द्र गलन बोलते हैं। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि भाई जो माइल्ड स्ट्रेन मतलब सूक्ष्म रूप में उस बीमारी को अपने शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे अपने अंदर उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, जो वो बीमारी अपने अंदर बाद में नहीं हो पाती है उसके कारण, तो उसको इसलिए अपन टीके लगाते हैं। तो अब ये जो है इसके अंदर टीकों का काम ही एक तरीके से ये बीजोपचार करता है, मतलब बीज को लगाने से पहले अगर उपचारित कर लिया तो उसके अंदर रोग और बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए उसको उपचारित करके फिर लगाना चाहिए। अब उपचारित करने की विधि पूछते हैं ज़्यादातर कि भाई बीज उपचार करने की सही क्रम है, बीज उपचार करने का सही क्रम है। FIR, FIR का मतलब थाने में लिखवाने जाते हैं जब कुश्ती होती है, फाइटिंग, डिशिंग डिशिंग डिशिंग, है ना, तो जब लड़ाई होती है तो FIR दर्ज कराने थाने में जाते हैं, तो उस FIR की वहाँ तो फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कि पहली जानकारी दी जाने वाली रिपोर्ट आपकी, उसको बोला जाता है FIR। परंतु ये FIR अपने को अपने जो नर्सरी प्रबंधन में अपने को याद रखनी है, बीजोपचार में जो याद रखनी है वो याद रखनी है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, ठीक है। फंजीसाइड का मतलब कवकनाशी, ठीक है, जो कवक जनित बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए अपन फंजीसाइड से उपचारित करेंगे, ठीक है। और कीटों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड, है ना, कीटनाशक से उपचारित करेंगे। और राइजोबियम से मतलब उसमें जो नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को अच्छी सी हो सके, उसके लिए अपन राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। अब इसका ये क्रम निश्चित रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर राइजोबियम को पहले लिया है तो राइजोबियम में क्या है, बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है, तो वो जीवाणु इंसेक्टिसाइड से उपचारित करते ही मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि इसको बाद में उपचारित, इंसेक्टिसाइड और इनसे उपचारित करने के बाद लास्ट में मतलब जीवाणु से उपचारित करते हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर से उपचारित करते हैं, जिसको अपन राइजोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। तो आपके क्वेश्चन क्या आने वाला है
आपको फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं पूछने वाले हैं, आपको ये पूछेंगे बीज उपचारित करने का सही क्रम है, बीज उपचारित करने का सही क्रम है, तो आपको याद रखना है FIR, कौन सा FIR, ठीक है। अब फंजीसाइड, जैसे कि फंजीसाइड मतलब कवकनाशी, जैसे थायरम, पाविस्टीन, कैप्टान, मैनकोजेब में से किसी भी एक दवाई द्वारा बीजोपचार करना या छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। ये फंजीसाइड हो गया। इंसेक्टिसाइड में कोई सा भी काम ले सकते हो आप, जैसे मोनोक्रोटोफॉस, ठीक है, मोनोक्रोटोफॉस हो गया या फिर इमिडा हो गया, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड है वो आप एक रासायनिक पदार्थ कोई सा भी बीज उपचारित करने के लिए काम में ले सकते हो, ठीक है। राइजोबियम में, राइजोबियम के जो अलग अलग पौधे होते हैं उनके हिसाब से अपन काम में लेते हैं। अदलनी फसल है, दलहनी फसल है, या फिर कोई सी भी दूसरी फसल है तो उनके पर्टिकुलर अपन स्पीसीज होती है उसके हिसाब से काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समय पर सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है, समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। और सिंचाई की अच्छी विधि आपको पता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ठीक है, जिसमें 90 से 95% वाटर यूज एफिशिएंसी है, जल उपयोग दक्षता कितनी है 90 से 95%, ठीक है। राइजोबियम 3 पैकेट प्रति हेक्टर, वेरी गुड रवि गुजर, शाबाश। हाँ 3 पैकेट प्रति हेक्टर बेटा, ये उसमें काम में लेते हैं अपने जो एग्रोनॉमी है ना, शस्य विज्ञान पढ़ते हैं उसमें है, अपन यहाँ पढ़ रहे हैं उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान में क्या है कि जितने बीज होंगे उसी हिसाब से उसको उपचारित कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो अधिक जल भराव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जल भराव नर्सरी के अंदर ध्यान रखना है कि जल भराव अधिक नहीं होना चाहिए। जल भराव होगा तो फंगस वाली बीमारियां ज्यादा लग जाएगी और पूरी फसल पोपट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीले पौधे, अगर जो पौधे पीले पड़ रहे हो तो मतलब ज्यादातर माना जाता है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए 0.1% यूरिया का छिड़काव करना चाहिए, परंतु ध्यान ये रखना चाहिए कि उसके अंदर जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने को यूज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर अपने यूज ले लिया तो पौधे पूरे जल जाएंगे, ठीक है। अच्छा करते हुए मतलब कहते हैं ना, कहावत है गड़ो करता दगा कांगी वेगी, जैसी कहावत है ना, तो गड़ो करता दगा कांगी नहीं करनी है, ठीक है। कई करना हो कि आपने 0.1% को सोल्यूशन नहीं बनाना, ज़्यादा मतलब तीव्र सोल्यूशन नहीं बनाना है। मतलब अगर आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया तो पौधे जल जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 0.1% से ज़्यादा का सोल्यूशन नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कीट नियंत्रण के लिए, जैसे मेलाथियान है अपना, ठीक है, मोनोक्रोटोफॉस है, इनका छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि जो अपन नर्सरी तैयार कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं नेट हाउस में, तो नेट हाउस में ज़्यादा बड़े कीट नहीं जा सकते हैं, छोटे छोटे मच्छर जैसे रस चूसने वाले कीट ही उसमें घुस सकते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए अपन मेलाथियान या मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग कर सकते हैं। ललित शर्मा, हाँ यस, हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल। हाँ अन्य रोग, जैसे अन्य रोग कुछ भी हो रहे हो, फंगस से होने वाले रोग है तो उनके लिए जैसे ब्लाइटॉक्स है, ये फंजीसाइड है। डाइथेन M45 है, ये भी फंजीसाइड मतलब कवकनाशी है, उनका छिड़काव अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूत्रकृमि के नियंत्रण हेतु, मतलब निमेटोड के नियंत्रण हेतु क्या करते हैं अपन, गेंदे की फसल ट्रैप क्रॉप के रूप में, मतलब गेंदे की फसल लगा सकते हैं फसल चक्र के रूप में। गेंदा आप सब जानते हो, हजारी फूल, मैरीगोल्ड, ठीक है, तो अपन हाँ बेटा क्या नाम है अपना ललित शर्मा, जो नाइट्रोजन को पौधे जो यूज करते हैं वो अलग अलग पौधे अलग अलग रूप में लेते हैं। कुछ तो लेते हैं उसको अमोनिया के रूप में, कुछ लेते हैं नाइट्रेट के रूप में, और कुछ एमाइड के रूप में भी उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। हाँ अब अपन बात करते हैं सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए गेंदे की फसल को आपको फसल चक्र के रूप में लगाना है। तो ये जो है फसल चक्र में निमेटोड का नियंत्रित क्यों कर पाती है, नियंत्रण उसका क्यों कर पाती है, क्योंकि उसकी जड़ों से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, तो वो रासायनिक पदार्थ निमेटोड को मार देते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसलिए गेंदे की फसल को अपन फसल चक्र के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोपण की। तो जो सदाबहार फल वृक्ष हैं उनको तो कब लगाएंगे, जून जुलाई में। अगर फलों वाली नर्सरी तैयार की अपन ने तो जो सदाबहार मतलब जिनके सदाबहार और पर्णपाती दो तरह के पौधे होते हैं, सबको पता है। सदाबहार का मतलब होता है ऐसे पौधे जो साल भर हरे भरे रहते हों, ठीक है। पर्णपाती ऐसे पौधे जो साल में कम से कम एक बार अपनी पत्तियों को जड़ा के और रेस्ट अवस्था में चले जाते हो, मतलब डोरमेंसी में चले जाते हो, उनको बोलते हैं पर्णपाती पौधे, ठीक है। तो ये सदाबहार पौधे हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनको अपन जून जुलाई में लगाते हैं, क्योंकि जून जुलाई में जो वर्षा का जो सीजन है
उसमें मतलब पौधों के सूखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार अपन ट्रांसप्लांटिंग करते समय उनकी जड़ें थोड़ी सी हिल जाती है, जड़ों के साथ में जो डेला होता है ना, वो डेला फूट जाता है तो वो पौधा सूख जाता है। तो क्या होता है कि अगर उसको अपन ने वर्षा की ऋतु में लगाया तो वर्षा ऋतु में उसके सूखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए इस ऋतु का चुनाव करना चाहिए अपने को, जून जुलाई में उनको ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए, ठीक है, खेत के अंदर लगाना चाहिए। नेक्स्ट अपना पर्णपाती पौधे, मतलब डिसाइडियस प्लांट्स जो हैं, पर्णपाती पौधे, उनको अपन क्या करते हैं कि लगाने का जो समय है उनका फरवरी मार्च में लगाते हैं। कब लगाते हैं? फरवरी मार्च, जिसको अपन बसंत ऋतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु, ठीक है। तो इनको लगाने का जो सही समय है अपना वो फरवरी मार्च है। कौन सा है? फरवरी मार्च। ये जो पत्तियां जड़ाते हैं वो वाले पौधे। नेक्स्ट अपना ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक जैविक कीटनाशी है। क्या है? जैविक कीटनाशी। क्वेश्चन आता है कि ट्राइकोडर्मा क्या है, तो ये एक जैविक कीटनाशी। क्या है? जैविक कीटनाशी, जो एक फफूंद के रूप में होती है ट्राइकोडर्मा फफूंद। तो वो क्या करती है? जैविक रूप से कीटों का नियंत्रण करने के काम आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ट्राइकोडर्मा क्या है, तो ये जैविक कीटनाशी है। या क्वेश्चन आएगा निम्न में से जैविक कीटनाशी कौन सा है, तो ट्राइकोडर्मा। और एक ट्राइकोग्रामा होता है, वो अंड परजीवी होता है। क्या होता है? अंड परजीवी, मतलब अंडों के ऊपर परजीवी के रूप में जीवित रहने वाला कीट होता है ट्राइकोग्रामा। और ये ट्राइकोडर्मा क्या है? फंगस है, जो जैविक कीटनाशी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। दीमक के नियंत्रण के लिए, दीमक आपको सबको पता है, उदय ना, उदय का नाम सुना है सबने आपने, टर्माइट कहते हैं उसको। हाँ बिल्कुल बेटा, रवि गुजर, IBA का जो 200 ppm का गोल आप बता रहे हो, वो कटिंग को उपचारित करने के लिए काम में लेते हैं। मतलब 200 ppm का तो आजकल कम हो जाता है, लगभग 2000 से 5000 ppm का गोल काम में लेते हैं कटिंग को उपचारित करने के लिए, है ना, कलम को उपचारित करने के लिए काम में लेते हैं। तो उससे क्या होता है? जड़ें शीघ्र निकलती है, ठीक है। वो कटिंग जब पढ़ेंगे अपन, अगले वाला टॉपिक अपना वही आने वाला है, प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन। वैसे कटिंग का मैंने एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो कटिंग कैसे की जाती है, अपने चैनल पे है। परंतु फिर भी मैं उसके बारे में फिर से भी अपना टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी इस पर बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो दीमक है, दीमक का मतलब उदई जो होती है, एक सामाजिक कीट है। और ये क्या करता है? सेलुलोज को खाता है। मतलब जहाँ पे सेलुलोज ज़्यादा होता है वहाँ पे ये अटैक ज़्यादा करता है। तो इस कीट की वजह से ये मतलब जड़ों को पूर्णतः खा के खत्म कर देता है। कई बार ये तने के ऊपर भी चढ़ जाता है, तने को भी खाने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि कच्चा गोबर कभी खेत में नहीं डालना है। ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस लाखन, हाँ वेरी गुड, ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस इसका जूलॉजिकल नेम है दीमक का, ठीक है। शाबाश, अच्छा, अच्छी बात है, आपको याद है। तो जो दीमक को नियंत्रण करने के लिए एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कच्चा गोबर खेत में नहीं डालना है, क्योंकि कच्चे गोबर के अंदर क्या ज़्यादा पाया जाता है? सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से दीमक का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कच्चा गोबर खेत में डालने का मतलब आ बेल मुझे मार, वो वाली कहावत लागू हो जाती है कि अपन निमंत्रण दे रहे हैं उदय को कि तू आ जा, मेरे पौधों को खा जा, ठीक है। तो वैसा काम अपने को नहीं करना है। अब बात करते हैं अपन, हाँ, दूसरा रासायनिक पदार्थ जो है, मतलब दीमक को नियंत्रित करने के लिए एक तो आपको कच्चा गोबर खेत में नहीं डालना है, सड़ा हुआ गोबर खेत में डालना है। और दूसरा अपने को क्लोरोपाइरीफॉस जो दवाई आती है उसको सिंचाई के पानी के साथ में देना चाहिए, ठीक है। सिंचाई के पानी के साथ क्लोरोपाइरीफॉस देने से जो है दीमक नियंत्रित की जा सकती है, ठीक है। अब सेपलिंग, अच्छा, अब ये आप सोचो कि भाई सिंचाई के पानी के साथ देंगे कैसे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे देता हूँ मैं आपको साथ में, ठीक है। एक मटका होता है, मटके के नीचे छोटा सा छेद करना है और छेद करके वहाँ पे एक मतलब कपड़ा बांध देना है उसके, मतलब आधा तो रहेगा अंदर मटके के और आधा रहेगा वो कपड़ा बाहर, ठीक है। उसके बाद दवाई को भरना है उसके मटके के अंदर और फिर उसमें पानी भर देना है, मटके को फुल भर देना है। फिर उसको जहाँ पे पानी का जो दौरा है, पानी जिसमें जा रहा है अपना, उसमें वहाँ पे रख देना है, जो बूंद 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 करके वो निकल के सिंचाई के पानी के साथ पूरे खेत में चला जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन। सेपलिंग, सेपलिंग क्या होती है? मतलब जो छोटे पौधे होते हैं इस प्रकार के, देखो कितने अच्छे अच्छे पौधे दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटे पौधे होते हैं, इन छोटे पौधों को सेपलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेपलिंग। छोटे पौधों को क्या बोलते हैं? सेपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सीडलिंग। अब सीडलिंग का मतलब सेपलिंग और सीडलिंग में थोड़ा सा अंतर है। सेपलिंग तो किसी भी विधि से तैयार किए हुए छोटे पौधे सेपलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेपलिंग। मतलब किसी भी विधि से तैयार किए हुए छोटे पौधे सेपलिंग कहलाते हैं। और
बीज के द्वारा तैयार किए हुए जो छोटे पौधे होते हैं वो सीडलिंग कहलाते हैं। मतलब सीड के द्वारा, बीज यानी सीड के द्वारा तैयार किए हुए छोटे पौधे क्या कहलाएंगे? सीडलिंग कहलाएंगे। क्लियर? ठीक है, बीज द्वारा तैयार किए हुए पौधों को क्या बोलेंगे अपन? सीडलिंग बोलेंगे। ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, इनको बीज से तैयार किया गया, इन थैलियों में बीज लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपना प्रो ट्रे। प्रो ट्रे क्या होता है? घर पे अपन चाय नाश्ता ले जाने के लिए मेहमान जो आते हैं उनको चाय नाश्ता किस में देते हैं? ट्रे में ही देते हैं या कोई दूसरे थाली वाली ले जाते हो? हैं? ट्रे ले जाते हो ना? जब चाय ले जाते हैं गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए, तो ट्रे में ले जाते हैं। हाँ, नाश्ता कराओ नहीं कराओ वो बात अलग है, पर चाय तो ले जाओगे। हाँ, चाय तो पिलानी है सबको। ठीक है, तो चाय जो पिलाते हैं वो देखो उसकी संरचना तो ऐसी होती है, आपने देखा होगा, इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो तो ये ट्रे बन गई, ठीक नहीं है? तो इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है? प्रो ट्रे। क्या बोला है? प्रो ट्रे। मतलब ये नर्सरी के अंदर पौधे तैयार करने के काम में आती है। क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है कि प्रो ट्रे क्या काम में ली जाती है या कहाँ काम आती है? तो चाय नाश्ता ले जाने के काम में नहीं आती है, वाह ध्यान रख लेना। चाय नाश्ता नहीं ले जाना है, इसमें पौधे तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए काम में आने वाली संरचना प्रो ट्रे कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रो ट्रे कहलाती है। ये पौधे तैयार कर रखे हैं, इसमें क्या करते हैं अपन? ये जो खांचे हैं, इन खांचों के अंदर अपन भर देते हैं, मतलब मटेरियल, मतलब जो पौधों को उगाने के लिए काम में आए सब मटेरियल इसके अंदर भरा जाता है, और फिर उसके बाद में इसमें पौधे बीज लगा दिए जाते हैं, और बीज में फिर अपन हल्की सिंचाई करते रहते हैं जिससे पौधे उग के और ऐसे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है इनको उगाने के लिए जो मटेरियल काम में लिया जाता है उसको अपन बोल सकते हैं कॉकपिट, कॉकपिट, वर्मिकुलाइट, परलाइट। आई थिंक आगे आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को याद है जहाँ तक मैंने लिखा था। हाँ, आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर देखो मटेरियल जो भरेंगे अपन, प्रोटेज के अंदर जो मटेरियल भरते हैं मतलब पौधे उगाने के लिए। हाँ, शाबाश, मंजू ने बता दिया कि मटेरियल कौन सा भरते हैं? कॉकपिट, वर्मिकुलाइट और परलाइट। ठीक है, ये तीनों भरते हैं और इन तीनों का अनुपात लाखन जी बता रहे हैं 3:1:1। वेरी गुड, शाबाश। तो इनका जो अनुपात है वो 3:1:1 रखा जाता है। ठीक है, और जिसमें मतलब 3 अनुपात होगा अपना कॉकपिट का मतलब होता है लकड़ी का बुरादा। क्या होता है? लकड़ी का बुरादा। ठीक है, और वर्मिकुलाइट और परलाइट ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जो मतलब खनिज लवण पौधों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसमें एरिएशन का काम करते हैं। तो इनकी मात्रा तो रखी जाएगी। ये रेती के जैसे दिखाई देते हैं ना, वर्मिकुलाइट और परलाइट रेती के जैसे दिखाई देते हैं, और ये जो लकड़ी का बुरादा है ये 3 अनुपात में होगा, इनका अनुपात 1:1 अनुपात रखा जाएगा। इनका मिश्रण बना के मतलब उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसके बाद प्रो ट्रे में इस तरीके से भर देंगे। फिर ये आदमी जो बीज रख रहा है देखो, एक खांचे में एक बीज रख देगा, फिर उसके ऊपर फिर से वापस वो थोड़ा सा मिश्रण डाल के, और जो जार आता है, जार पानी सिंचाई करने का, नर्सरी में सिंचाई करने का जार आता है, उससे सिंचाई करते हैं जिससे वो पौधे आसानी से उग जाए और बीज खराब नहीं होता है। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक क्लास अटेंड करी, उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद, और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरों को आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं शेयर करके। जब भी आपकी लाइव क्लास हो हमारी तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सभी के पास पहुंच सके और सभी उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, अंत में हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन वापस, तब तक के लिए थैंक यू।